रफ़ी साहब को गुस्से से रोक दिया और टोका उनको बीच में। रफ़ी साहब भी गुस्से से लाल हो गए थे। मैं श्री राम का दूत हूँ, मुझे कहते हैं हनुमान। उन्होंने कहा कि मैं क्यों ना रोकूं, मैं क्यों ना ऐसा करूं, मेरा गाना जो मैंने बनाया है वो खराब हो रहा है। ना गलने दूंगा उसकी दाल, ना चलने दूंगा उसकी चाल। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं सदाबहार फनकार और मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान खान। दोस्तों, रफ़ी साहब के दिलचस्प क़िस्से आपके लिए लेकर आते हैं और आज भी एक बहुत ही अहम, बहुत ही ज़रूरी क़िस्सा जो आप सबके लिए जानना ज़रूरी है वो मैं लेकर आया हूँ। पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि क्या आप ये सोच सकते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब किसी म्यूज़िक कंपोज़र का गाना ख़राब कर सकते हैं या कोई गाना जानबूझकर या अनजाने में ख़राब गा सकते हैं? मैं जानता हूँ आप सबका जवाब होगा नहीं, क्योंकि रफ़ी साहब ने चाहे म्यूज़िक कंपोज़र से पैसे मिलते हों या ना मिलते हों, उन्हें पता है वो गाना फ्री गा रहे हैं, तब भी रफ़ी साहब ने दिल की गहराइयों से हमेशा गाने गाए हैं। किसी का गाना ख़राब करने की तो वो सोच भी नहीं सकते थे कभी। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, मैं आज आपको एक ऐसा आर्टिकल दिखाने वाला हूँ, एक ऐसे आर्टिकल के बारे में बताने वाला हूँ जिस आर्टिकल में मन्ना डे साहब का इंटरव्यू छापा गया था। जब मैं पढ़ रहा था तो मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर मैंने और गहराइयों से इस पर रिसर्च की, क्योंकि सिर्फ रिसर्च नहीं, मैं सिर्फ एक आर्टिकल देखने के बाद उस पर वीडियो नहीं बनाता कभी भी। मैं कोई क़िस्सा जब मुझे पता चलता है तो मेरे अपने तजुर्बे या मेरे अपने लोगों के साथ जो उनकी मुलाकातें हुई हैं मेरी, या उनसे मैंने इंटरव्यू किए हैं या और ज़्यादा गहराइयों से रिसर्च की है, पढ़ा है, बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद मैं वो वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। लेकिन मैं जो आज बताने जा रहा हूँ आपको, जिस इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ, वो आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में मेरे साइड में। ये इंटरव्यू सुभाष झा साहब एक रिपोर्टर थे, उन्होंने 1997 में मन्ना डे साहब से किया था। कई तरह के मन्ना डे साहब की ज़िंदगी से जुड़े हुए, उनके करियर से जुड़े हुए सवाल उन्होंने किए। बीच में एक सवाल किया कि आपने चित्रगुप्त साहब के साथ बहुत सारे गाने रिकॉर्ड किए हैं, ख़ासा कामयाब आपका ये साथ रहा चित्रगुप्त साहब के साथ। तो उन्होंने जवाब दिया मन्ना डे साहब ने कि हाँ रहा, लेकिन एक गाने को याद करते हुए मन्ना डे साहब बोले कि एक बार चित्रगुप्त साहब ने उनसे मजाक किया था, वो मजाक उन्हें बहुत बुरा लगा था। रफ़ी साहब के साथ एक गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उससे पहले रिहर्सल्स कर रहे थे वो। तो जब रफ़ी साहब रिहर्सल्स मन्ना डे साहब के साथ कर रहे थे, मन्ना डे साहब का पार्ट ख़त्म हुआ, रफ़ी साहब ने जब गाना शुरू किया तो चित्रगुप्त साहब मन्ना डे साहब से बोले कि मन्ना डे साहब आप बहुत मज़े से गा रहे थे अब तक, लेकिन जैसे ही रफ़ी साहब ने एंट्री ली आपका पूरा फीका पड़ गया। तो ये बात, ये मजाक बहुत अच्छा नहीं लगा था मन्ना डे साहब को। मन्ना डे साहब ने उनसे कहा कि देखो ये मजाक मुझे तुम्हारा पसंद नहीं आया और मुझे आइंदा अगर तुम्हें रफ़ी साहब से के साथ कोई डुएट रिकॉर्ड करवाना हो तो तुम खुद करना, मुझे मत बुलाना, मन्ना डे साहब ने उनसे कहा। फिर इसके बाद रिपोर्टर ने दूसरा सवाल किया। जो रिपोर्टर उनसे इंटरव्यू कर रहे थे उन्होंने मन्ना डे साहब से पूछा कि और क्या, आपने रफ़ी साहब के साथ तो बहुत सारे डुएट गाए हैं, क्या यादें हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका रफ़ी साहब के साथ? तो मन्ना डे साहब ने जवाब दिया एक क़िस्से को याद करते हुए। उन्होंने एक क़िस्सा बताया, कहा कि एक बार की बात है जब हम इंसानियत फ़िल्म आ रही थी, उस वक्त 1955 की बात है, जिसको एस वासन साहब बना रहे थे। वो डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एस वासन साहब के बारे में। साउथ के बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे वो, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे वो। उनके रिकॉर्डिंग स्टूडियो वगैरह अपने थे चेन्नई में। वो साउथ इंडियन फिल्म बनाते थे और उसी सेट पर जब साउथ इंडियन चाहे तमिल में या तेलुगु में फिल्म होती थी, वो ख़त्म होने के बाद उसी सेट पर, क्योंकि सब कुछ तैयार होता था, सेट वगैरह बना होता था, तो मुंबई से एक्टर्स को बुलाकर हिंदी रीमेक बनाते थे उसका। तो सारे गानों की रिकॉर्डिंग वगैरह वो चेन्नई में करवाया करते थे। ऐसे उनका बजट जो है वो कम हो जाता था। तो इसी इंसानियत फ़िल्म जो वो बना रहे थे, तो इसके गानों के लिए उन्होंने सी रामचंद्र साहब इस फिल्म के म्यूज़िक कंपोज़र थे, उन्होंने रफ़ी साहब से कई गाने रिकॉर्ड करवाने थे और एक डुएट था मन्ना डे साहब से रिकॉर्ड करवाना था। तो बॉम्बे से वो मद्रास पहुँचे रिकॉर्डिंग के लिए। सी रामचंद्र साहब वहाँ मौजूद थे और गाना असल में पूरा एक गाना नहीं था जैसे फिल्म में गाने होते हैं। सिचुएशन कुछ इस तरह की थी कि रामलीला थी, रामलीला में एक रावण बना था तो एक हनुमान बने थे। तो जो रफ़ी साहब को गाना था वो हनुमान जी के लिए गाना था और रावण के लिए गाना था मन्ना डे साहब को। और वो गाना भी नहीं था, अंदाज़ कुछ ऐसा था कि उसको म्यूज़िक के साथ डायलॉग की शक्ल में बोलना था रफ़ी साहब को और मन्ना डे साहब को। ओ रावण, मैं कर दूंगा तेरी लंका को शमशान। अब जब रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे, रिहर्सल्स हुई, रिकॉर्डिंग शुरू हुई, सी रामचंद्र साहब म्यूज़िक कंपोज़र थे,
उन्होंने जब रफ़ी साहब ने अपना पार्ट शुरू किया तो रफ़ी साहब को गुस्से से रोक दिया और टोका उनको बीच में। अब ये बड़ी अजीब बात थी कि एक तो नॉर्मल तरीक़ा होता है किसी को रोकने का या समझाने का या टोकने का, लेकिन जिस अंदाज़ में मन्ना डे साहब बताते हैं कि सी रामचंद्र साहब ने टोका था रफ़ी साहब को, रफ़ी साहब भी गुस्से से लाल हो गए थे और बुरा मन्ना डे साहब को भी लगा कि ये क्या तरीक़ा है। तो उन्होंने सी रामचंद्र साहब से कहा भी कि अन्ना ये क्या तरीक़ा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अन्ना बोले, यानी सी रामचंद्र साहब को साउथ में अन्ना साहिब के नाम से जाना जाता था। उन्होंने कहा कि मैं क्यों ना रोकूं, मैं क्यों ना ऐसा करूं, मुझे मेरा गाना जो मैंने बनाया है वो ख़राब हो रहा है। खैर रफ़ी साहब को ये बात बहुत बुरी लगी, मन्ना डे साहब को भी लगी कि ये अंदाज़ नहीं होना चाहिए। बहरहाल रिकॉर्डिंग हो गई, क्योंकि मन्ना डे साहब बताते हैं कि रामचंद्र साहब ऐसे म्यूज़िक कंपोज़र थे तो बहुत आउटस्पोकन थे, यानी बहुत बड़बोले भी थे और जो बात होती थी वो मुँह पे कह देते थे। लेकिन दूसरे म्यूज़िक कंपोज़र्स जो थे, ये मन्ना डे साहब ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो ज़्यादातर ऐसे थे जो रफ़ी साहब को खुश करने में लगे रहते थे। अब रफ़ी साहब की आदत या मिजाज ऐसा था नहीं कि वो सब अपने म्यूज़िक कंपोज़र्स को आगे पीछे घुमाएं या ये चाहें कि मुझे अटेंशन मिले। रफ़ी साहब सीधा अपना काम करते थे, अपने ताल्लुकात के बिना पर लोगों से हंसते बोलते थे और वापस आ जाते थे अपने घर पर रिकॉर्डिंग के बाद। तो कहने का मतलब ये है कि रिकॉर्डिंग तो मुकम्मल हो गई, रफ़ी साहब ने अपना पार्ट गाया जो मैंने अभी सुनाया आपको थोड़ी देर पहले। आइए फिर से सुन लेते हैं जो रफ़ी साहब ने गाया था। मैं श्री राम का दूत हूँ, मुझे कहते हैं हनुमान। तो ये रफ़ी साहब ने गाया था। ये इस तरह की सिचुएशन थी गाने में। रफ़ी साहब की हालांकि बहुत बड़ी लाइन नहीं थी, एक ही लाइन थी उसमें, और इस फिल्म के अलग अलग गाने रफ़ी साहब ने गाए थे। बहुत सारे गाने थे जो सी रामचंद्र साहब ने रफ़ी साहब से गवाए थे इस फिल्म में। लेकिन कहने की बात यह है कि रफ़ी साहब को ज़्यादा गुस्सा नहीं आता था, वो जैसा म्यूज़िक कंपोज़र बोलता था वैसा करते थे, लेकिन कभी कभी किसी का अंदाज़, किसी का लहजा ऐसा होता है। अब इस पर बहुत सारे कमेंट जब मैं स्टडी कर रहा था तो ये बात तो मुझे भी पता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सी रामचंद्र साहब जो थे वो एक लॉबी थी उस वक्त अनिल विश्वास साहब की, लता जी की, और ये लोग जो है रफ़ी साहब को पसंद नहीं करते थे, रफ़ी साहब के बारे में इन्होंने कभी अच्छा नहीं कहा। तो ये बातें भी हैं इंटरनेट पर। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि सी रामचंद्र साहब ने ही जब नौशाद साहब ने शुरुआत में रफ़ी साहब को मौके दिए तो उस वक्त शुरुआती दिनों में सी रामचंद्र साहब ने भी बहुत अच्छे अच्छे गाने रफ़ी साहब को दिए। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि रामचंद्र साहब ने कभी भी रफ़ी साहब के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा किसी भी इंटरव्यू में। तो सच्चाई तो यही है कि कुछ उस वक्त लॉबी थी जो कुछ सिंगर्स को, कुछ म्यूज़िक कंपोज़र्स अपने ही लोगों को लेके काम किया करते थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि सी रामचंद्र साहब जो है 50 के दशक में उन्होंने कुछ ऐसे कॉम्पोजिशंस किए जो ख़ास तौर पर फीमेल के लिए होते थे, यानी लता जी के लिए मेल वॉइस की ज़रूरत नहीं होती थी उनके कॉम्पोजिशन में। तो जब मेल वॉइस की ज़रूरत होती थी तो वो ख़ुद गाते थे, क्योंकि सिंगर भी थे बहुत अच्छे, या फिर तलत साहब से गवाते थे। ये बातें भी हैं बहुत सारी जो आम है लोगों के बीच में। लेकिन हकीकत ये है कि 1958-59 के बाद सी रामचंद्र साहब को फिर से रफ़ी साहब के पास आना पड़ा था, यानी रफ़ी साहब से उन्होंने फिर गाने रिकॉर्ड करवाए थे। और हकीकत ये भी है कि सी रामचंद्र साहब ने, रफ़ी साहब ने उनके लिए पूरे करियर में तकरीबन 70 से 75 गाने गाए हैं, जो कि कम गाने नहीं हैं। तो ये क़िस्सा आज आपके लिए पेश किया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। हमारा कोई मकसद ये नहीं होता कि हम किसी के बारे में यहाँ पर नेगेटिव बात करें या किसी के बारे में बुरा कहें। बस कहने का मतलब ये होता है कि उस दौर में जितने लेजेंड्स थे उनके बीच इस तरह की नाइत्तफ़ाक़ियाँ या इस तरह की बातें भी हुआ करती थी। हालांकि सब लोग अपने काम को लेकर परफेक्शनिस्ट होते थे, चाहे वो रफ़ी साहब हो या म्यूज़िक कंपोज़र्स हों, तो वो जानते थे कि उन्हें क्या चाहिए, यानी उनको किस तरह से अपने काम में परफेक्शन लाना है। बस इतनी सी बातें होती थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो के लिए आप सदाबहार फ़नकार देखते रहें और मुझे फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।